हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, यदि आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से 2022 में पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं और यदि आपका साइकोलॉजी सब्सिडरी में है तो आप लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ में दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पीडीएफ में दोस्तों पासवर्ड लगा है और ये पासवर्ड आपको पूरे वीडियो में 3 जगह मिल जाएगी, इसलिए आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आप पासवर्ड प्राप्त कर सके और जिसके आधार पर आप पीडीएफ। हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, असामान्य मनोविज्ञान को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोरोग विज्ञान कहा जाता है इस समय वर्तमान में असामान्य मनोविज्ञान को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिगमंड फ्रायड की जीवन अवधि क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 से लेकर 1939 तक की जो जीवन अवधि है ये किसकी है दोस्तों? तो सिगमंड फ्रायड की। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगला क्वेश्चन है, अन्ना फ्रायड का जन्म किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछी जा सकती है आपसे, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1895 ईस्वी में अन्ना फ्रायड का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उल्पे का जन्म कब हुआ? तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1915 ईस्वी में उल्पे का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, जैने का जीवन विस्तार क्या है? ये जो 4 अवधियां दी गई है इसमें से आपको चुनना है कि जैने का जीवन विस्तार क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1859 से 1947 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, सॉकेल ने निम्नलिखित में से किस चिकित्सा को विकसित किया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत आघात चिकित्सा को किसके द्वारा विकसित किया गया दोस्तों? तो सॉकेल के द्वारा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, सम्मोहन शब्द का व्यवहार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है, वैवाहिक समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभप्रद है? पारिवारिक चिकित्सा या फिर मनोनाटन या फिर मुठभेड़ समूह चिकित्सा या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक चिकित्सा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए, तो रोगी केंद्रीय चिकित्सा अधिक प्रभावी है ऐसे रोगियों के लिए जो होता है वह क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्मुखी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा किसके लिए उपयोगी है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, अंतर्मुखी रोगियों के लिए क्या उपयोगी है दोस्तों? तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगला नंबर क्वेश्चंस देखिए, तनावहीनता चिकित्सा कैसे रोगियों के लिए उपयोगी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्मुखी रोगियों के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से, परिवार चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मोरेनो के द्वारा दोस्तों ये परिवार चिकित्सा का प्रतिपादन किया गया था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से, असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। तो दोस्तों सिगमंड फ्रायड के द्वारा क्या किया गया? असामान्य मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकन वैज्ञानिक नहीं है? ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से आपको चुनना है कि कौन ऐसे वैज्ञानिक है जो अमेरिकन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्को जो है दोस्तों ये अमेरिकन वैज्ञानिक नहीं है। अब आप कमेंट करके बताइए कि सार्को का संबंध किस देश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मनोचिकित्सक नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से आपको चुनना है कि इसमें से कौन ऐसे वैज्ञानिक है दोस्तों जो मनोचिकित्सक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांत जो है दोस्तों ये मनोचिकित्सक नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपको करना है, मनोरोग विज्ञान के विकास में मदद मिली। यहाँ पर ऑप्शंस है, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, इसके बाद व्यवहारवादी उपागम, इसके बाद है संज्ञात्मक उपागम और चौथा नंबर है इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, असामान्य मनोविज्ञान का संबंध है मानसिक विकृति के किससे? निरूपण से या फिर पूर्वानुमान से या फिर उपचार से या इनमें से सभी से? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी इनमें से तीनों से।
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, किसने कहा कि ईगो की कमजोरी मूलतः असामान्य व्यवहार या मानसिक विकृति का कारण है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्रायड के द्वारा ये कथन कही गई थी कि ईगो की कमजोरी मूलतः असामान्य व्यवहार या मानसिक विकृति का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, E.H. इरिक्स के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? तो स्टार लगाइए ये क्वेश्चंस को, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कितनी अवस्थाएं दोस्तों? 8 अवस्थाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस देखिए, निम्नलिखित मनोरचनाओं में से कौन मनोविदलता के विकास में सक्रिय नहीं है? ऑप्शन है प्रतिक्रिया निर्माण, या फिर प्रतिगमन, या फिर प्रक्षेपण, या उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिगमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक क्रियाओं का मूल स्रोत है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थनाटस। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करना है, किस व्यक्तित्व विकृति वाले व्यक्ति का पराहम अविकसित होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मरोही व्यक्तित्व विकृति वाले का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या है? पहला नंबर ऑप्शन है जन्म आघात, दूसरा नंबर है संक्रामक रोग, इसके बाद है दोस्तों वंशानुक्रम, या फिर दोस्तों अंतःस्रावी उपद्रव। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि की असामान्यता से निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक दुर्बलता विकसित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि की असामान्यता से जो विकसित होने वाली मानसिक दुर्बलता है दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिज्म। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मानसिक दुर्बल बालकों के लिए सबसे उपयोगी चिकित्सा क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वाभास चिकित्सा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है, किस चिकित्सा में चिकित्सक की भूमिका गौण होती है? यानी कि ऐसी कौन सी चिकित्सा होती है जिसमें चिकित्सक की जो भूमिका होती है दोस्तों यह छुपा हुआ होता है? ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अनादेशात्मक चिकित्सा में। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे असामान्य व्यवहार की विशेषताओं की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है यादाश्त की कमजोरी को दोस्तों किसमें शामिल नहीं किया जाता है? तो असामान्य व्यवहार की विशेषताओं की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में दुर्वृत्ति का दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछी जा सकती है आपसे, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा चिंता हिस्टीरिया को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो दुर्वृत्ति के नाम से, या फिर पूछ लिया जाए दुर्वृत्ति को दूसरे नाम में क्या कहा जाता है? तो चिंता हिस्टीरिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन से असामान्य मनोविज्ञान का उद्देश्य है क्या है? असामान्य व्यवहार को परिभाषित करना, या फिर असामान्य व्यवहार का निवारण करना, या फिर असामान्य व्यवहार का उपचार करना, या फिर दोस्तों इनमें से सभी। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रायड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक आधार क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंशिक दमन। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने कहा कि निद्रा का अभिभावक स्वप्न है? यह स्टार लगाइए और छपने वाला क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रायड के द्वारा कहा गया था कि निद्रा का अभिभावक कौन है दोस्तों? स्वप्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक युवक प्रेम के क्षेत्र में विफल होकर कविता के क्षेत्र में रुचि लेने लगा और सफल कवि बन जाता है। निराशा के इस समाधान में सक्रिय है क्या है? तो प्रतिक्रिया निर्माण, या फिर युत्याभास, या फिर उदात्तीकरण, या फिर विस्थापन। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मन का गंत्यात्मक पक्ष है? यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं, व्यक्तिगत अचेतन, जातीय अचेतन, या फिर लिविडो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन से ईगो निम्नलिखित में से किस नियम या सिद्धांत पर कार्यरत है? ईगो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ईगो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविकता के सिद्धांत पर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से जन्म के साथ बच्चों में उपस्थित होने वाला केवल क्या है? इड है या फिर ईगो है या फिर सुपर ईगो है या फिर बी और सी दोनों हैं? तो ध्यान रखिएगा, जन्म के साथ जो बच्चों में उत्पन्न होता है वह क्या है दोस्तों? तो केवल और केवल क्या है? सुपर ईगो है। बच्चे जो होते हैं वह काफी ज्यादा ईगो भरे होते हैं, उसमें काफी ज्यादा एटीट्यूड होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यक्तित्व संगठनों में कौन एक संगठक शेष 3 संगठकों की सेवा करता है? लिबिडो या फिर इड या फिर ईगो या फिर सुपर ईगो? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईगो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्यक्त अवस्था में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन से ईगो संरचना का अर्थ है, ईगो संरचना का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें अहम शक्ति है, अहम समष्टि है, अहम अखंडता है और उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहां सही आंसर जो हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है ईगो लिबिडो का क्या अर्थ है? तो ईगो लिबिडो का दोस्तों जो अर्थ है वह क्या होता है? तो यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म प्रेम होता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है फ्रायड के अनुसार दैनिक जीवन में होने वाली निम्नलिखित भूलों में से किस भूल के घटित होने की संभावना अधिक होती है? पहला है बोलने की भूल, लिखने की भूल, पहचानने की भूल या बेवजह वस्तुओं को रखने की भूल? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलने की भूल। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है किस मनोरचना के द्वारा अवांछनीय इच्छा का रूपांतरण विपरीत इच्छा में हो जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिक्रिया निर्माण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन गौण मनोरचना है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मीकरण। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन शैली का उल्लेख निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम किया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडलर के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दमन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस सिद्धांत में संप्रत्यों का संपादन अनुभाविक रूप से संभव नहीं है। चलिए अगला देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन से व्यक्तित्व का वह भाग जो नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग सुपर ईगो कहते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है जब व्यक्ति अपने अस्वीकार्य भावों को दूसरे पर आरोपित करके अपने मानसिक द्वंद्वों का समाधान करता है तो ऐसी प्रतिरक्षा मनोरचना को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? असामान्य व्यवहार के विकास में लिबिडो की भूमिका पर सबसे अधिक बल किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रायड के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? स्वप्न की संतोषजनक व्याख्या करने में कौन सिद्धांत पूरी तरह सफल रहा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वप्न रचना का प्रकार है? उदात्तीकरण या फिर संकेतीकरण या फिर युक्ताभास या फिर दमन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकेतीकरण। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है युंग के स्वप्न सिद्धांत का नाम क्या है? ये छपने वाला क्वेश्चन से स्टार लगा लीजिए और इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतः प्रतीकात्मक सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? तो युंग का सिद्धांत कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक विकृति है? पहला ऑप्शन है मानसिक बंधन या फिर रोग भ्रम या फिर दोस्तों मनोस्नायु दुर्बलता या फिर फोबिया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक मंदन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि या फिर बुद्धि लब्धि को हम लोग क्या कहते हैं, आईक्यू लेवल। ठीक है दोस्तों, तो जिस व्यक्ति की आईक्यू लेवल 20 या उससे कम हो जाती है तो वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। और इसका सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जड़ कहते हैं। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कंठ ग्रंथि के स्राव की कमी से मानसिक मंदन के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार विकसित होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बौनापन विकसित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानसिक मंदन का नैदानिक प्रकार नहीं है। ऑप्शन है टर्नल संरक्षण, या फिर दोस्तों क्लाइनफेल्टर संरक्षण, या फिर डाउन संरक्षण, या फिर फेनिलकेटोनिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टर्नल संरक्षण। अगला देखिए, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन से पीयूष ग्रंथि की असामान्यता से निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक दुर्बलता विकसित होती है, यह भी क्वेश्चन पूछी जा सकती है। ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मंगोलिज्म। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए। मंगोलिज्म मानसिक मंदन का एक नैदानिक प्रकार है और इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा डाउन संरक्षण। तो ये कुल मिलाकर 59 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो कि आपके साइकोलॉजी के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इस पूरी वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार अपने एग्जामिनेशन तक जरूर देख लीजिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं ये रिवाइज हो सके और आप जैसे ही आपके सामने एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए तो आप ऑप्शंस को देखते ही आराम से टिक कर सको और 100% सही आपका हो सके। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर अपने सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और साथ में दोस्तों, आपको किस सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।